बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में सेकंड पेपर के ऊपर अपन ने टॉपिक नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ बताया था मैंने, और ये भी कहा था कि कैसे शीत युद्ध के तनावपूर्ण माहौल में, तनावपूर्ण वातावरण में, दुनिया में जब आतंक और तनाव और बहुत ज्यादा ये था, स्थिति सही नहीं थी उस समय, कैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया को शांति और सौहार्द की दिशा में ले जाने का के लिए सॉरी कितना बड़ा सार्थक प्रयास किया। मैंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की के अर्थ और इसको विस्तार से इसके बारे में भी बताया था कि कैसे इसको अलग अलग इसकी व्याख्या की जाती है, असंलग्नता हो या तटस्थता हो या उदासीनता हो, लेकिन वो असल में इसका अर्थ है नहीं। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कैसे हुई, बांडुंग सम्मेलन और इत्यादि इत्यादि से, एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 का, उससे मैंने इसको रिलेट करने की कोशिश की थी। आपने इसको समझा भी होगा। सी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को के उत्पन्न होने के पीछे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकसित होने के पीछे कारण क्या क्या थे, संक्षेप में उनको देखते हैं। सबसे बड़ा कारण था शीत युद्ध कालीन तनाव। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था वो गुटों से निरपेक्षता थी। किस गुटों से, किन गुटों से? तो जो शीत युद्ध कालीन गुट बने थे, अमेरिका और सोवियत संघ के गुट बने थे, उन गुटों के बीच में जो तनाव था, खेमेबाजी थी और तनाव अपनी चरम सीमा पर था। एक दूसरे को बिल्कुल किसी भी तरह से धमकाने या फिर दबाव में रखने की नीति के कारण, शस्त्रीकरण के कारण, परमाणु शस्त्रीकरण के कारण जो तनाव था, उस शीत युद्ध के कारण जो तनाव हुआ, उसमें शामिल न होकर अपने विकास पर ध्यान देने की इच्छा, यह एक बड़ा कारण था। तो शीत युद्ध ने जो दुनिया को खेमों में बांटा और बांटकर सारे संपूर्ण विश्व को एक प्रकार से उसकी ऊर्जा, उसका संसाधन उस ओर लगाने की कोशिश की, उससे निकलकर अपने विकास को प्राथमिकता देने की जो मंशा थी, की जो इच्छा थी, उसके कारण विकासशील देश, यानी जिसको तृतीय विश्व, तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, भारत समेत, वो इसके कारण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। तो शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध की गुटबाजी, द्विध्रुवीय विश्व में तनाव और परमाणु शस्त्रीकरण इत्यादि इत्यादि, ये जो है इस कारण से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। हम देखते हैं। फिर इसके बाद एक और था, एक मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक कारण। अब मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक कारण क्या है शीत युद्ध का? देखिए, जितने भी विकासशील देश थे, तीसरी दुनिया के देश थे, वो लंबे औपनिवेशिक गुलामी के बाद साम्राज्यवादी शोषण से मुक्त हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब वो पुनः उन्हीं महाशक्तियों के, जिनके वो गुलाम थे, पुनः उनके खेमे में जाकर, उनकी गुटबाजी में शामिल होकर अपनी बहुत हार्ड अर्नड, बहुत ही ज्यादा जो मेहनत से प्राप्त की गई स्वायत्तता, संप्रभुता, स्वाधीनता थी, उसको वो गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए वो शीत युद्ध में शामिल होने को इच्छुक नहीं थे, क्योंकि शीत युद्ध में शामिल होने का सीधा मतलब ये होता कि वो पुनः उनके शरण में ही जाते, उनके डिक्टेट्स को ही मानना पड़ता। ये एक कारण ऐसा था जिसके कारण से मनोवैज्ञानिक रूप से वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की जो बनाने की इच्छा थी, उससे प्रेरित होकर वो गुटों से अलग होने के लिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सपोर्ट किया। यह सच है कि जब शीत युद्ध कालीन तनाव अपने चरम पे था, तो कई विचारक मानते हैं कि इस तनाव के माध्यम से जो गुटबंदी हुई या खेमेबाजी हुई, सैन्य गुटबंदी हुई, उसके माध्यम से महाशक्तियों के द्वारा, विशेष रूप से अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा और अन्य पाश्चात्य देशों के द्वारा, एक न्यू कॉलोनियलिज्म, नवीन औपनिवेशिक उपनिवेशवाद की ओर ले जाने का प्रयास हुआ था। और इस बात को पहचानते हुए भारत समेत अनेक बड़े बड़े देशों ने इसको पहचाना और कहा कि इसमें शामिल होने का मतलब है कि पुनः उपनिवेशवाद के चंगुल में जकड़ जाना।
तो इस ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कारण के कारण अधिकांश देश दुनिया के अल्प संसाधन होने के बावजूद वो उसमें शामिल होने से मना करते रहे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सपोर्ट करते रहे। एक और कारण है शीत युद्ध गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय का, वो है जिसके मैंने चर्चा भी की थी, सैनिक गुटबाजी और परिणाम स्वरूप शस्त्रीकरण। अब जब आप सैनिक गुटबंदी में शामिल होंगे तो आपको अपनी शस्त्रीकरण भी करना पड़ेगा। शस्त्रीकरण करने के लिए क्या होता कि आप अपने अधिकांश संसाधन हथियारों की खरीद पर लगाते, लेकिन दुनिया के देशों के पास, अधिकांश विकासशील देशों के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो सिर्फ हथियार पे ही खर्च करते और अपने विकास पे, क्योंकि लंबे उपनिवेशवाद के कारण अधिकांश नवोदित राष्ट्रों और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था आंतरिक रूप से बहुत कमजोर थी और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो अपने बेशकीमती बहुमूल्य संसाधनों को हथियारों और शस्त्रीकरण पे लगाते। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि सैन्य गुटबंदी में फंसना, नेटो वार्सा पैक्ट के चंगुल में फंसना, मतलब अपने बहुमूल्य संसाधनों को नष्ट करना है। तो इसकी बजाय उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर अपने उस बेशकीमती संसाधनों को अपने विकास की में लगाने की प्राथमिकता को आगे किया और इसलिए एक ये भी कारण रहा। एक और कारण रहा आर्थिक, इससे जुड़ा हुआ है आर्थिक कारण। अब देखिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि जितने भी विकासशील देश थे, अविकसित देश थे, इनका नाम ही ये दर्शाता है कि विकासशील थे, ये अविकसित थे। यहाँ पर विकास अपने बहुत प्रारंभिक रूप में था, लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न था, समस्याएं थी, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, औद्योगिकरण नहीं था और इसके कारण से कुल मिलाकर लोकतांत्रिकरण नहीं था, राजनीतिक विकास भी बहुत अल्प विकसित अवस्था में थी। बाद में हम देखते हैं ये कैसे इसका वर्णन, चाहे वो लुसियन पाई हो या बाद में हंटिंगटन हो, उन्होंने किया। हम आगे बढ़ेंगे जब, या फर्स्ट ईयर में अपन ने पढ़ा भी होगा राजनीतिक विकास को, वो भी अल्प विकसित अवस्था में थी। इसके कारण से इनको अपने आर्थिक विकास पे ध्यान देने की जरूरत थी। इस बीच में चाहे वो यूरोपीय महाशक्ति हो, अमेरिका हो या फिर सोवियत संघ हो, अपने निहित स्वार्थ के कारण उन्होंने इस विकसित इन विकासशील देशों को, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने वाले देशों को आर्थिक लालच भी दिया, आर्थिक सहायता का भी लालच दिया। लेकिन विकासशील देशों ने थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाई, अपने विवेक से ये तय किया कि हम आर्थिक सहायता तो लेंगे, क्योंकि आर्थिक सहायता आखिर मजबूरी भी थी, लेना ही पड़ता था। भारत ने भी लिया, दोनों ही पक्षों से, अमेरिका से भी, सोवियत संघ से भी। लेकिन हम इसके बदले में अपनी संप्रभुता नष्ट नहीं करेंगे। जो महाशक्तियां थी शीत युद्धकालीन, उनका ये मत था कि हम इनको आर्थिक सहायता देकर इनकी संप्रभुता एक प्रकार से अपने कब्जे में कर ले, हम इनको स्वतंत्र रूप से इनकी विदेश नीति नहीं बना रहे। लेकिन विकासशील देशों ने समझदारी दिखाई, ये इन्होंने आर्थिक सहायता तो ली, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र नीति, स्वतंत्र विदेश नीति को गिरवी नहीं रखा, संप्रभुता से समझौता नहीं किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बने रहे। जो अमेरिकी विदेश नीति थी, चाहे वो मार्शल योजना रही हो या और भी ट्रूमन सिद्धांत था बाद में, या और भी योजनाएं थी, उसमें शीत युद्धकालीन तनाव को देखते हुए विकासशील देश के झांसे में नहीं आए और उसमें नहीं फंसे। तो आर्थिक कारणों से यद्यपि आर्थिक आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी अपने विकास को प्राथमिकता देने के कारण वो इसमें शामिल नहीं हुए। और एक वैचारिक भी कहते हैं कि वैचारिक कारण है। वैचारिक कारण ये है कि विकासशील देश, जो दुनिया में वैचारिक युद्ध चल रहा था, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का, अमेरिका बनाम सोवियत संघ का, उस वैचारिक युद्ध से सहमत नहीं थे। वैचारिक रूप से ही वो उस बात से सहमत नहीं थे कि विचारधाराओं का संघर्ष हो, और दोनों की अपनी अपनी कमियां थी। इसको देखते हुए ही विकासशील देशों ने ये तय किया था कि उनकी जो विचारधारा होगी वो विकास की विचारधारा होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसलिए शामिल हुआ ताकि विकास को प्राथमिकता मिले। क्षेत्रीय संगठनों, क्षेत्रीय स्तर पर भी सहयोग करने की इसलिए शुरुआत की
ताकि विकास को प्राथमिकता मिले। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की एनआईईओ की, ताकि विकास में विकासशील देशों की भागीदारी अहम हो, उनको प्राथमिकता मिले। तो इस कारण से भी वो पूंजीवाद और साम्यवाद से की विचारधारा से 100% सहमत नहीं थे, इसलिए इनके संघर्ष में शामिल होना नहीं चाहते थे। और यही कारण है, इन सब कारणों से जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो उसका उदय धीरे धीरे हुआ। जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश आजाद होते गए, औपनिवेशिक ताकतों के चंगुल से, पराधीनता से, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन, विकासशील देशों का अलग संगठन, इस ओर प्रेरित होते गए। 1955 का जो बांडुंग सम्मेलन था उसमें हम देखते हैं कि ये हुआ, फलीभूत भी हुआ। बाद में भारत ने जो चीन के साथ पंचशील समझौता किया था उसमें भी कुछ इसी भावना का परिलक्षण था, और फिर 1961 में तो इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई। तो ये कुछ कारण रहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सांगठनिक ढांचा और इसके विभिन्न शिखर सम्मेलनों के माध्यम से इसका विकास। इस बात को अपन आगे व्याख्यान में देखेंगे। कि आप तैयारी करना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन पक्के से तो आना है, किसी न किसी रूप में इस पे प्रश्न तो बड़ा भी आ सकता है।